हे 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 नंबर दिया। और आरोग्य सेतु के डाउनलोड में भी जो 2.8 करोड़ सीएससी ने काम किया है, उसमें 34.57 लाख बिहार में उन्होंने रजिस्टर करके डाउनलोड किया है। और नए 2 काम जो इनको मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इकोनॉमिक सेंसस ये कर रहे हैं। देश में 27.8 करोड़ लोगों का सेंसस इन्होंने अभी तक किया है और बिहार में 2.61 करोड़ का। और मैंने इनसे कहा था कि कोविड में कोई ग्रामीण ई स्टोर खोला जाए, इसका प्रयोग किया जाए, तो लगभग 70 करोड़ का व्यापार सीएससी के बच्चों ने किया है 1.06 लाख स्टोर्स में। और बिहार में भी 2.49 करोड़ का व्यापार लगभग 3601 स्टोर्स में किया गया है। हमने इनसे कहा अब हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। संकल्प है ये देश का, आत्मनिर्भर होगा हर गांव। जन जन है यहाँ लोकल के लिए वोकल। भारत नेट का हो रहा है विस्तार और हो रहा हर गांव डिजिटल। गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई। 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। भारत नेट के लक्ष्य ब्रॉडबैंड फॉर ऑल को सिद्धि की ओर ले जा रहा है। भारत सरकार का संचार मंत्रालय अब तक देश भर में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक तार द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इंटरनेट के जरिए हम अपने मोबाइल से वीडियो देखकर खेती के बारे में क्या क्या चीज है उसे हम देखते हैं। मैंने इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है, जैसे ये बस बनाना, बहुत सारे वीडियोस देखे कार्ड्स बनाने के, जिससे मैंने अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए हैं। मैंने वाईफाई लगवाया, सबसे हमारा नेट बहुत अच्छा स्पीड दे रही है। से मैं क्रिकेट की वीडियो देखता हूँ जिससे मेरी टेक्निक अच्छी हो। भारत नेट की इस मुहिम के अंतर्गत मार्च 2021 तक बिहार की 8,386 ग्राम पंचायतों के 45,945 गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी। सीएससी वाईफाई चौपाल की फाइबर फोर्स युद्ध स्तर पर हर गांव को डिजिटल बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के भविष्य बनाने वालों में सीएससी का वाईफाई चौपाल काम आए, ये मेरी सबसे बड़ी बात होगी। अब बिहार में हो रहा है डिजिटल विस्तार, फासले मिटा रही है मोदी सरकार। डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा है साकार। अब मैं श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री आर.के. सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, सभी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, NHAI, RCD के अधिकारीगण और अन्य मित्रों, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन 9 योजनाओं का आज आपके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वो उसी PM पैकेज का हिस्सा है जिसकी आज से करीब 4 वर्ष पूर्व आपने घोषणा की थी 1,25,000 करोड़। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस 1,25,000 करोड़ के पैकेज में सबसे ज्यादा पैसा 54,700 करोड़ केवल सड़क प्रक्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है। इसमें कुल 75 योजनाओं का चयन किया जा चुका है। 13 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 38 योजनाएं प्रगति पर हैं। और इतना नहीं तो प्रधानमंत्री जी, जिस गंगा नदी पर आज पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं, आजादी के 53 साल में गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे, केवल 4। और 15 साल जिन लोगों ने बिहार में राज किया
उनके राज्य में केवल एक पुल बना, और जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बिहार में आरा, छपरा, दीघा, सोनपुर पुल चालू हो चुका है। और आज आपके आशीर्वाद से 6 पुल पीएम पैकेज का हिस्सा हैं, 6 पुल राज्य सरकार बना रही है। इस प्रकार आगे आने वाले दिनों में गंगा नदी पर कुल 17 पुल और 62 लेन क्षमता बिहार के लोगों को प्राप्त हो जाएगी। हर 25 किलोमीटर पर औसतन एक पुल गंगा नदी पर बिहार के लोगों को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस कोसी नदी पर फुलौत में एक पुल का शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी मैं बता दूं कि 53 साल में केवल एक पुल बना कोसी नदी पर, बीपी मंडल सेतु। 3 पुल हम लोगों के कार्यकाल में चालू हो गया और आज फुलौत का शिलान्यास हो रहा है और भेजा और बकौर पुल भी और स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार कुल 6 पुल और केवल कोसी नदी पर और केंद्र राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब कुछ लोग कहते हैं कि पीएम पैकेज का क्या हुआ, तो मैं उनसे पूछना, इसके बारे में तो सारी बातों की जानकारी बता दी गई है, लेकिन जो कुछ भी आपने किया और 18 तारीख को इसका जिक्र भी किया था पिछले कार्यक्रम में, जो कृषि के क्षेत्र में जो आपने 2 कानून बनाए, पारित किया लोकसभा से, और उसके बारे में जो आपने सारी बातें रखी थी, और ठीक ही का हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कल राज्यसभा में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। आखिरकार किसी को कोई बात के बारे में स्पष्ट रूप से किसी बात को रखना चाहिए। ये तो किया गया है, देश के सभी किसानों के हित में काम किया गया, गांव के हित में काम किया गया। और आपने पिछली बार भी उल्लेख किया था, हम लोगों ने तो 2006 में ही एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया था, और उस समय भी जब हम लोगों ने विधानसभा में ये काम किया था तो यहाँ पर भी जो विरोधी लोग हैं, आरजेडी वगैरह के लोग खूब हंगामा कर रहे थे। का शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से बिहार राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की 9 परियोजनाओं यथा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल निर्माण, गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नया 4 लेन पुल का निर्माण, 6 लेन रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड खंड सड़क का निर्माण, 4 लेन नरेंद्रपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 4 लेन आरा पररिया सड़क का निर्माण, 4 लेन पररिया मोहनिया सड़क का निर्माण, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क का निर्माण पैकेज 2, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क का निर्माण पैकेज 3 के शिलान्यास हेतु शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री
श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविशंकर जी, वीके सिंह जी, आर.के. सिंह जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। अब से कुछ देर पहले बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन बिहार के लिए तो अहम है ही, ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। युवा भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है। और खुशी ये है कि इसकी शुरुआत, कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा। साथियों, भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है। अगस्त के ही आंकड़ों को देखें, सिर्फ अगस्त के, तो इस दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ, मोबाइल फोन के माध्यम से हुआ। कोरोना के इस समय में डिजिटल भारत अभियान ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है। साथियों, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते 6 साल में देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए। अब यही कनेक्टिविटी
देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी, गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेली मेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा। आपको मालूम है, पहले अगर रेलवे में कहीं आरक्षण करना होता था तो गांव से शहर जाना पड़ता था, कतार में खड़ा रहना होता था और रेलवे का आरक्षण के लिए हमें जाना पड़ता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपने ही गांव में आप रेलवे का रिजर्वेशन, कहीं और जाना है तो उसका रिजर्वेशन आसानी से करा सकते। क्यों? इंटरनेट की सुविधा। हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक तकनीक, नई फसलों, नए बीजों, नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी रियल टाइम में मिलनी संभव हो पाएगी। यही नहीं, अपनी उपज के व्यापार कारोबार को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने में भी उनको ज्यादा सुविधा होगी। एक प्रकार से गांव को अब शहरों की ही तरह हर सुविधा घर बैठे मिले, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरक्की की है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। साथियों, ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। नीतीश जी तो तब उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे। उन्हें इसका और ज्यादा अनुभव है। उन्होंने गवर्नेंस में उस बदलाव को और करीब से देखा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर अब जिस स्केल पर काम हो रहा है, जिस स्पीड पर काम हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोज 2 गुनी से भी तेज गति से हाईवे बनाए जा रहे हैं। हाईवे निर्माण पर होने वाले खर्च में भी 2014 से पहले की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 110 लाख करोड़, इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे से जुड़े हैं। साथियों, रोड और कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के इन प्रयासों का बिहार को भी भरपूर लाभ हो रहा है। पूर्वी भारत पर मेरा विशेष ध्यान है।
2015 में घोषित पीएम पैकेज के तहत 3000 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भी लगभग 650 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। आज बिहार में नेशनल हाईवे ग्रिड को गति दी जा रही है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जोड़ने के लिए 4 लेनिंग के 5 प्रोजेक्ट, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए 6 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सुशील जी ने बड़े विस्तार से उसका बड़ा खाका आपके सामने रखा और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह गंडक और कोसी नदियों पर भी पुलों के निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 4 लेन के 3 नए पुलों का शिलान्यास हुआ है। इसमें से 2 पुल गंगा जी पर और 1 पुल कोसी नदी पर बनने वाला है। इनके बनने पर गंगा जी और कोसी नदी पर 4 लेन के पुलों की क्षमता और बढ़ जाएगी। साथियों, बिहार की लाइफलाइन के रूप में हम सब जानते हैं मशहूर महात्मा गांधी सेतु, उसके हाल भी हमने देखे हैं, दुर्दशा भी देखी है, मुसीबत भी देखी है। आज नए रंग रूप में वो सेवाएं दे रहा है। लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब महात्मा गांधी सेतु के समांतर 4 लेन का नया पुल बनाया जा रहा है। नए पुल के साथ 8 लेन का पहुंच पथ भी होगा। इसी तरह गंगा नदी पर ही विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले नए पुल और कोसी नदी पर बनने वाले पुल से बिहार की कनेक्टिविटी और सुधरेगी। साथियों, कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में सोचना होता है। एक पुल यहां बन गया, एक सड़क वहां बन गई, एक रेल रूट उधर बना दिया, एक रेलवे स्टेशन इधर बना दिया। इस तरह की अप्रोच ने देश का बहुत नुकसान किया है। पहले सड़कों का, हाईवे का, रेल नेटवर्क से कोई वास्ता नहीं रहता था। रेल का पोर्ट से और पोर्ट का एयरपोर्ट से कभी नाता नहीं रहता था। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब हाईवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को, एयर रूट को सपोर्ट करें। रेल यानी सोच यही है कि यातायात का एक साधन दूसरे साधन को सपोर्ट करे। इससे लॉजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याएं रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सबसे ज्यादा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है। इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाभ होता है। किसानों को अच्छी सड़कें मिलने से, नदियों पर पुल बनने से खेत और शहरों के मार्केट की दूरी कम हो जाती है। साथियों, कल देश की संसद ने देश के किसानों को कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है
तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। अब सवाल ये कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ेगा, आखिर इससे किसान को क्या फायदा होगा, आखिर ये फैसला किस तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है। किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे, आखिर दबाव में आने के कारण, बाहर बड़ा ऊंचा मार्केट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान से, वहां से जो रिपोर्ट मिली है कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30% ज्यादा देकर सरसों की खरीदी की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25% तक का ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा, बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5-6 साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहां 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर। सब छोटे किसान हैं, छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है
और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो चिप्स की फैक्ट्री खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। साथियों, इस तरह के समझौतों का एक और पहलू है। आपने ये देखा होगा कि जहां डेयरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूध बेचने में आसानी तो होती है। डेयरियां भी पशुपालकों का, उनके पशुओं का ध्यान रखती है। पशुओं का सही समय पर टीकाकरण हो, उनके लिए सही तरह के शेड बने, पशुओं को अच्छा आहार मिले, पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए। और मैं तो गुजरात में रहा हूं, मैंने देखा है डेयरी कैसे पशुओं को संभालती है। बड़ी डेयरी दूध उत्पादक उन तक जाकर के किसानों की मदद करती है। और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दूध खरीदने का काम है वो तो डेयरी कर लेती है, लेकिन पशु का मालिक तो पशुपालक या किसान ही रहता है। पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है। वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। ऐसे ही बदलाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है। साथियों, ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है।